अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा उसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि न्यूक्लियस का क्या होता है। उसके बाद हम फर्दर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी आपके पास आ जाता है एक न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है ना वो डबल मेम्ब्रेन होता है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन भी होती है। उसके अंदर आपके पास होते हैं एक न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास अलाउ करते हैं सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। देन हमारे पास होता है एक न्यूक्लियर लीमा। न्यूक्लियर जो आपका जो होती है ना न्यूक्लियर इन्वेलप। उसके बाद एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लीमा। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूक्लियर लीमा, ये जो लाइट पिंक सा स्ट्रक्चर आपके पास नज़र आया दैट इज़ न्यूक्लियर लीमा। और ये आपके पास पिंक जो पोर्स नज़र आए हैं दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद आपके पास जो सेंट्रल डार्क स्ट्रक्चर होता है, ये वाला सेंट्रल डार्क स्ट्रक्चर दैट इज़ न्यूक्लियोलस। तो ये आपके पास न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर आपके पास डीएनए, क्रोमेटिन का मटीरियल, सारी जेनेटिक और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। उसके बाद ये जो आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए दीज आर क्रोमेटिन। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर इस तरह से क्रोमेटिड्स पैक होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर हम फर्दर इसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे और ये इसका जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द किनेटोकोर और द सेंट्रोसोम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा जो इसका हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो होता है हमारे पास फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसके हम जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देन हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द जुड़ा होता है आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है दैट इज़ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी कई बार एमसीक्यू आ जाता होता है, तो ये आपने याद रखना है। आपके पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बातें आपने कुछ इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, ये आपने याद रखनी है। फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्दर हम पढ़ लेते हैं जी आपके पास न्यूक्लियस क्या होता है। तो आपके पास न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है इन द प्रोकैरियोट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है आपके पास सेल की। विजिबल होता है ओनली इन द नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल में सिर्फ विजिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेल डिवीजन, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनेली रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर ड्यू टू स्लाइट डार्कर अपीयरेंस देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से थोड़ी डार्कर हमारे पास जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके अंदर, उसकी वजह से उसकी डार्कर अपीयरेंस हो जाती है, इसलिए ये जल्दी डिस्कवर हो गया था हमारे पास। और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनेली थी और ये ओनली विजिबल होती है इन द नॉन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल के अंदर ये विजिबल नहीं होती। इसको आपने याद रखना है। एक निमोनिक से आपके पास निमोनिक है वैन, आपके पास विजिबल है इन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज। तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इस तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं और फिर आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको याद नहीं रहता। इस तरह से आपने छोटे छोटे निमोनिक्स बनाए होंगे तो वहाँ पे आपको नहीं भी याद आएगा। तो अगर आपके दिमाग में वैन क्लिक कर गया तो आपको याद आ जाएगा अगर विजिबल है नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है लोकेशन। तो लोकेशन हमारे पास न्यूक्लियस की क्या होती है, हमारे पास एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रल पोजीशन पे है। हमारे पास इस तरह से एनिमल सेल होता है तो उसके अंदर सेंटर में मौजूद होता है, जबकि जो हमारे पास प्लांट सेल है वो इस तरह से उसके गिर्द एक सेल वॉल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। देन हमारे पास हमारे पास एक बड़ा सारा वैक्यूल आता है एंड देन यहाँ साइड में हमारे पास पेरिफेरल न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये हमारे पास एनिमल सेल है। एनिमल में ये हमारे पास सेंट्रल होता है, जबकि हमारे पास प्लांट के अंदर ये हमारे पास साइड में पेरिफेरल होता है। उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं जी इसकी शेप्स क्या हैं। तो शेप्स हमारे पास इसकी रेगुलर शेप है, स्फेरिकल और इरेगुलर भी होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंजाई हैविंग 2 न्यूक्लियस, फंजाई के बाद 2 न्यूक्लियस होते हैं विच फर्दर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो वो जाइगोट बनाते हैं और इसको हम डायकैरियोटिक कहते हैं फंजाई को। तो ये भी आपने याद रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं कि आपके पास नीचे हैं हमारे पास कुछ मोनोन्यूक्लिएटेड, आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है जी। मोनोन्यूक्लिएटेड है, बाई न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ई न्यूक्लिएटेड है। आपके पास मोनोन्यूक्लिएटेड वो होता है जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, और इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन सेल्स आ सकते हैं। आपके पास मसल है, आपके पास जो स्पिंडल शेप मसल होता है हमारे पास, यानी स्मूथ मसल, तो उसके अंदर सेंटर में ऐसे एक न्यूक्लियस होता है। साथ ही आपके पास बोन का स्ट्रक्चर आ जाता है, गैस्ट्रिक सेल्स आ जाते हैं, आपके पास स्पर्म्स आ जाते हैं। देन आपके पास है बाय न्यूक्लिएटेड। बाय न्यूक्लिएटेड भी ह्यूमन के अंदर आपके पास सेल्स एट द टेलोफेज जो होते हैं वो आपके पास बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल है उसके अंदर आपके पास स्केलेटल मसल आ जाता है, क्योंकि स्केलेटल मसल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही यूनिट के अंदर। आपके पास ई न्यूक्लिएटेड वो होते हैं जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है आरबीसीज एट मैच्योर स्टेज। नॉन मैच्योर स्टेज के ऊपर उनके पास न्यूक्लियस होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन बताई हुई है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपके पास आरएनए होता है, आपके पास डीएनए होता है, आपके पास वाटर होता है, आपके पास एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर पॉलीमरेज है, आपके पास ट्रांसफर आरएनए, आपके पास राइबोसोमल आरएनए, और आपके पास मैसेंजर आरएनए, फिर आपके पास कोएंजाइम्स होते हैं, और आपके पास सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सारा कुछ आपके पास मौजूद होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी आपके पास स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है। तो आपके पास पहले बाहर जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर ये न्यूक्लियर पोर्स है, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। फिर आपके पास एक न्यूक्लियोलस की लेयर है, ठीक है जी, दरमियान वाला आपके पास न्यूक्लियोलस है। उसके बाद आपके पास क्रोमोसोम्स हैं ये वाले सारे, और ये सारा जो सॉल्युबल आपके पास स्ट्रक्चर है दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब आपके पास ये सेल है और ये अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर जो एक मेम्ब्रेन होगी वो आपके पास सेपरेट करेगी। ये आपके पास अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये सेपरेट करेगी फ्रॉम द न्यूक्लियर मटेरियल को आपके साइटोप्लाज्म के मटेरियल से। अब न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर है और एक आपके पास इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आपके पास आउटर लेयर होती है ना, उसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे अटैच होता है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आउटर मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच होती है, जबकि जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है वो आपके पास इनक्लोज करती है आपके न्यूक्लियर कंटेंट को। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट थी। फर्दर हम आ जाते हैं जी न्यूक्लियर पोर के ऊपर। तो आपके पास न्यूक्लियर पोर क्या होता है, आपके पास रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। एक ऐसी जगह जहाँ पे इनर मेम्ब्रेन और आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मिलती है, तो वहाँ पर एक पोर मौजूद होता है जो सब्सटेंस के, मैंने तो काफ़ी बड़ा बनाया है आपको दिखाने के लिए, सब्सटेंस पास करते हैं इनर और आउटर उस पोर के ज़रिए से। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो आपके पास डिफरेंट नंबर का होता है। आपके पास अनडिफ्रेंशिएटेड सेल और जो आपके पास डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं उनके अंदर डिफरेंट होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड में हमारे पास एग्स आते हैं और एग्स के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, ये 30,000 पर न्यूक्लियस होता है, जबकि जो आपके पास डिफ्रेंशिएटेड है उनके अंदर हमारे पास 3 से 4 पर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर आरबीसीज और आपके पास एरिथ्रोसाइट्स आ जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स को ही आरबीसीज भी कहते हैं। फर्दर हम नीचे देख लेते हैं, आपके पास आ गया जी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस अब आपके पास ये आपके पास सेल है, तो ये अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के भी सेंटर के अंदर एक डार्केस्ट मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। अब हमने करना है क्या है, आपने बताना है कि ये डार्कली स्टेन्ड है न्यूक्लियस के अंदर और ये मेम्ब्रेन लेस होता है। रेंज इसकी जो है वो 1 से मैनी हो सकती है फ्रॉम द सेल। ठीक है जी, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसके 2 रीजन्स है आपके पास। ठीक है जी, इसके 2 रीजन्स है, एक आपके पास पेरिफेरल रीजन है और एक आपके पास सेंट्रल रीजन है। पेरिफेरल जो होता है वो आपके पास ग्रैनुलर रीजन होता है, इसके अंदर आपके पास प्रिकर्सर्स होते हैं फॉर द राइबोसोमल सब यूनिट्स। जो आपके पास सेंट्रल होता है दैट इज़ फिब्रिल और इसके अंदर आरएनए होता है आपके पास, और आपके पास आरडीएनए होता है। ये आपने याद रखना है। अब इसके लिए मेरे पास आपके पास निमोनिक है, आपने इसको याद रखना है पीजीआर से। जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आप मेडिकल करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा, जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब एफसीपीएस करते हैं तो आपको कहते हैं पीजीआर, ये पीजीआर है।
ठीक है, हॉस्पिटल में बहुत कॉमन है, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको पता होगा कि ये पीजीआर है, तो आपने पीजीआर के निमोनिक से याद रखना है। पी से प्रिकर्सर, ठीक है जी, पी से आपके पास पेरिफेरल है, जी से ग्रेन्युलर एरिया, पेरिफेरल जो होता है वो ग्रेन्युलर होता है और उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, तो पीजीआर से याद रखना है। और दूसरा फिर आपने खुद ही लगा लेना है कि दूसरा सेंट्रल होगा, वो फिब्रिल होगा, उसमें आरडीएनए और आरएनए होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल एक आधा एमसीक्यू आता ही आता है। न्यूक्लियोलस जो होता है हमारे पास, वो आपके पास साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स की सिंथेसिस की साइट है, सिंथेसिस की, ये आपने याद रखना है, सिंथेसिस की साइट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है, 50% प्रोटीन होती है, 50% और आरडीएनए 0% होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है, आपके पास ये सेंट्रल जो है वो किनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहते हैं, दो आपके पास क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ये सिंथाइज्ड होता है इन द एस फेज, पहले आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है जी, इस तरह से, और ये आपके पास सिंथाइज होता है एस फेज के अंदर, ये आपने याद रख लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो आपके पास कंपोज्ड है डीएनए से, आपके पास हिस्टोन प्रोटीन से, और आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए से, तो ये आपने याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने वैन से याद रखना है, तो आपके पास ये विजिबल होता है इन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज, आपके पास न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम। अब उसने कहा है ये नॉन विजिबल है इन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो इसका ऑपोजिट है, आपने पहले ऊपर याद किया था। न्यूक्लियस आपके पास वैन से आपने याद रखना है न्यूक्लियस, ये एन आपको न्यूक्लियस के बारे में भी बताएगा, तो आपके पास ये विजिबल है इन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज, लेकिन क्रोमोसोम आपके पास विजिबल नहीं है इन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्रोमोसोम्स आपके पास डिवाइडिंग फेज के अंदर अपेयर होते हैं, ठीक है, इसको आपने याद रखना है सी डी से, डिवाइडिंग फेज के अंदर ये अपेयर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, सी डी से आपने याद रखना है। उसके बाद डोंट डिस्पर्स ओनली कंडेंस, ये हमेशा हमारे पास कंडेंस मटेरियल होता है, ये कभी भी डिस्पर्स नहीं करता, ये ऐसा जितनी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिंथेसिस ऑफ आरएनए जो है उसके अंदर हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी होता है। राइबोसोमल आरएनए जो वो हमारे पास न्यूक्लियोलस में है, और जो आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास ये एक बुक के अंदर टेबल आपके ना लिखा हुआ है ये सारा कुछ, तो आपने ना उसको देख लेना है एक बार। आपके पास जो होते हैं ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो आपके पास पेंसिलिन में 2 हैं, मॉस्किटो में 6 हैं, फ्लाई में 8 हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ऑनियन में 16 है, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार। कॉर्न का देखो, फ्रॉग देख लें 26 है, हनी बी के 32 हैं, ये भी आपने याद करना है। माउस का 40 है, ये याद करना है। ह्यूमन 46, ये तो पता है आपको। और उसके बाद चिंपैंजी और पोटैटो के सेम होते हैं, 48, ठीक है जी। उसके बाद शुगर केन के 80 हैं, सबसे ज़्यादा शुगर केन के हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये लिस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। इसमें से कई बार कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ओनियन में कितने हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये भी एमसीक्यू में देखना है कि उसने आपको कहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या उसने आपको कहा है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर वो नंबर कहेगा ओनियन का तो तब आपके पास 16, अगर वो पेयर कहता है तो आपके पास 8। तो ये बात भी आपने एमसीक्यू में देख लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपने देखना है कि लार्जेस्ट न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, ठीक है जी। प्लांट्स के अंदर जो मिच्योर प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर मिच्योर जो होते हैं ना, उनमें लार्जेस्ट वैक्यूल है, और जो इमेच्योर होते हैं ना उसके अंदर लार्जेस्ट आपके पास न्यूक्लियस है। लेकिन एनिमल में आपके पास मिच्योर हो या इमेच्योर, दोनों के अंदर न्यूक्लियस ही आपने लिखना है। न्यूक्लियस आपके पास लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है जिसका साइज़ आपको 10⁻⁻6 माइक्रोन है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, सबसे पहली ऑर्गेनेली थी जो डिस्कवर हुई थी। सेंट्रल होती हैं एनिमल में और पेरिफेरल होती हैं इन द प्लांट ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल।
न्यूक्लियस की डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके पास ई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है जी, आपके पास मोनो न्यूक्लिएटेड है, बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज आ जाते हैं। मोनो न्यूक्लिएटेड में आपके पास अमीबा आ जाता है। बाय न्यूक्लिएटेड में आपके पास पैरामीशियम या हेपेटिक सेल्स आ जाता है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड में आपके पास स्केलेटल मसल्स या एसेप्टेट हाइफी आ जाती है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास फर्दर जो स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूक्लियस का, वो इस तरह से आपके पास एक मेम्ब्रेन है, उसके बाहर आपके पास एक और मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर पोर्स मौजूद है, ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है ये आपके पास दो तरह का है, एक इनर है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। जो आपके पास इनर होता है, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। जो इनर होता है वो न्यूक्लियर का जो मटीरियल है उसने उसको बाउंड किया हुआ है, ठीक है। और जो आपके पास आउटर होता है ना, वो आपके पास अटैच होता है, आउटर जो है वो अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो आपके पास न्यूक्लियर पोर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वो आपके पास डिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है जी। आपके पास जो एग होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 30,000 है, और जो आपके पास आरबीसीज हैं उसमें 3 to 4 है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास फर्दर उसके स्ट्रक्चर में आ जाता है जी, अंदर आपके पास एक ये न्यूक्लियस है, तो अंदर और एक डेंस मटेरियल दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है जी। जो आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके आगे दो पोर्शन होते हैं, एक आपके पास जो हमारे पास पेरिफेरल पोर्शन होता है और एक आपके पास फिब्रिल पोर्शन होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो है वो बताया पीजीआर के न्यूमेरिक से कि जो पेरिफेरल है वो आपके पास ग्रेन्युलर रीजन होता है और उसके अंदर राइबोस जो है वो आपके पास प्रिकर्सर्स ऑफ आरएनए होते हैं। देन आपके पास जो फिब्रियल होता है उसके अंदर आपके पास आरडीएनए और आरएनए होता है। तो ये आपने कुछ बातें याद रखनी है, और ये हमारे पास साइट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। जो पेरिफेरल होता है उसमें प्रोटीन होती है, और जो फिब्रियल होता है उसमें डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। और ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी इसको कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये थिक होता है देन द साइटोप्लाज्म। इसमें डीएनए है, क्रोमेटिन मटीरियल है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है और इंजाइम्स है, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद ये वाला जो आपके पास है दैट इज़ नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, और इसके अंदर एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपके पास रेप्लिकेटेड है, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं जी कनेटोकोर भी कहते हैं, इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, और इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। यह आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम का एक एरिया होता है, तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद ईच क्रोमेटिड हैज़ 1 डीएनए, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मे बी सेम हो सकते हैं और मे बी डिफरेंट हो सकते हैं। ह्यूमन के अंदर आपने जो जर्म लाइन सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, जो जर्म सेल है उसके अंदर 23 है, हेपेटिक सेल के अंदर 46 को आपने ऐड कर लेना है, और डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर 46 टू मल्टीप्लाई 4 184 होते हैं क्रोमोसोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसमें से कई बार कंसेप्चुअल एमसीक्यू आ जाता है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। अगेन वी हैव द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्गेनेली है जो हमारे पास डिस्कवर हुई थी, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक के अंदर ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसको, ठीक है जी। 1831 के अंदर हमारे पास स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इसको नाम दिया सबसे पहले, उन्होंने नेम किया एज एरोला और न्यूक्लियस। एरोला का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये अक्कर कहाँ करती है? फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल सच एज प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मौजूद होती है। साथ ही साथ एक्सेप्शन है कि मेच्योर सीव ट्यूब्स एंड एरिथ्रोसाइट्स में भी नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास जो मेच्योर सीव ट्यूब्स होती हैं और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें नहीं होता। प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। पोजीशन क्या है? हमारे पास सेंटर पोजीशन है, ठीक है जी, इसकी एनिमल सेल के अंदर, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें हमारे पास पेरिफेरल पोजीशन है ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल। उसके बाद नंबर क्या है? हमारे पास ई न्यूक्लिएटेड भी होता है, हमारे पास जो है वो बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉली न्यूक्लिएटेड है।
उसके बाद शेप और साइज़ देखें, इसका शेप इज़ रिलेटेड विद द शेप ऑफ द सेल, ठीक है जी। इट मे बी स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल हो सकता है। इट्स साइज इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जितने क्रोमोसोम्स होंगे, स्मॉल इन हैप्लॉइड सेल्स एंड लार्ज इन डिप्लॉइड सेल। नंबर डिपेंड करता है, उसका साइज़ डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। साइज़ जो है वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इट्स साइज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी है, प्रोटीन कितना है, एंड मेटाबॉलिक फेज ऑफ द सेल। ये आपके पास न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये आपके पास सेंट्रल में आपके पास न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है। ये आपका क्रोमेटिड का ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये शो किया हुआ है, दैट इज़ क्रोमेटिड। उसके बाद जो है उसका साइटोप्लाज्म है ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपके पास न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है जी। और ये आउटर आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये अटैच है विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि हमारे पास ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। उसके बाद हमारे पास इसका 6 माइक्रोमीटर डायमीटर है, 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल बनाती है। न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर लेमिना है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, एंड न्यूक्लियोलस है। ये अगेन डायग्राम के अंदर न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर जो है बहुत खूबसूरती से बताया हुआ है। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर पोर देखिए कितना अच्छा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह से न्यूक्लियर पोर जो है वो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, जो हमारे पास सब्सटेंस की इन मूवमेंट और आउट मूवमेंट को अलाउ करता है। आ जाता है हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है न्यूक्लियस की, ठीक है जी। ये बैरियर टू प्रिवेंट द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम डिफ्यूजिंग फ्रीली बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। वो एक बैरियर प्रोवाइड करती है हमारे पास साइटोप्लाज्म मटीरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटीरियल में। इसकी दो हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, और वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के मटेरियल को जो है वो सेपरेट करती है उससे, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करती है इनसाइड। अब जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर सॉरी ये आपके पास आउटर है और ये इनर है, तो ये आपस में पैरेलल अरेंज्ड हैं, ठीक है जी। दो मेम्ब्रेन हैं तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है इनके दरमियान में। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ कंटिन्यूस विद द गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और विच आर स्टर्ड विद द राइबोसोम्स, ठीक है जी। और जब हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस बट ब्रोकन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो ब्रोकन होती है रेगुलर इंटरवल्स पे, और उसके दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियर पोर आता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमारे पास ब्रोकन मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ 5 to 10 मिलीमीटर थिक होती है। इट कंटेन प्रोटीन्स, ठीक है जी। इट एक्ट एज द मेन ड्वेलिंग फॉर द मैनी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस ऑक्यूपाइज द 10 to 500 millimeter diameter. It continues with the endoplasmic reticulum, most appropriately rough endoplasmic reticulum, ठीक है जी। It contain fibers, lipid droplets और crystalline deposits। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो अंदर आपके पास सब पोर्स होते हैं, दीज आर नॉट कंटिन्यूस। उसके बाद ब्रोकन होती है, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेमेलियन सेल है उसके अंदर 3000 से 4000 पोर्स होते हैं। हमारे पास जो एग होता है, ठीक है जी, जो एग होता है उसके अंदर हमारे पास 30,000 होते हैं, 30K। जबकि जो आपके पास RBCs होते हैं तो उसमें हमारे पास 3 to 4 होते हैं। तो ये MCQ कई बार आता होता है, ये आपने याद रखना है। दी पोर्स आर सर्कुलर स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ एन्यूलाई, तो सर्कुलर होते हैं और एन्यूलाई कंटेन करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है, कंसिस्ट करता है लैमिना प्रोटीन्स को सिंथाइज इन द साइटोप्लाज्म, लेटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। लेमिन क्या होता है, फेब्रियस प्रोटीन है, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल टू द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करती है।
इन्वॉल्व होती हैं इन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस में इन्वॉल्व होती है। दे में प्ले अ रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली बिफोर एंड आफ्टर माइटोसिस, तो माइटोसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये अगेन आपके पास न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो ये आपके पोर शो किए हुए हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, आपके पास न्यूक्लियोलस, आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप और क्रोमेटिन सब कुछ शो किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं जी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर इनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट होता है सेमी सॉलिड ग्रेन्युलर सब्सटेंस that is called the nucleoplasm. It composed of the nucleoprotein and contain the organic inorganic substance, or it is similar to the cytosol. क्रोमेटिन फाइबर्स देख लेते हैं। क्रोमेटिन इज अ मास ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, ठीक है, कंडेंस करता है और क्रोमोसोम बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम हमारे पास सेल डिवीजन के टाइम पर विजिबल होते हैं, ठीक है जी। और जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास वैन से आपने याद रखना है कि नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रोमेटिन इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, कंट्रोल द रेप्लिकेशन, सेल फंक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी। द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये अगेन एक बहुत खूबसूरत पिक्चर के साथ आपको न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। अब हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेन प्रोडक्ट ऑफ द rRNA gene as well as the other proteins and enzymes. It is large spherical and acidophilic dense granule, ठीक है। acidophilic होता है, dense और granular nature होती है, जो आपके पास size depend on the synthetic activities of the cell और malfunction can lead to several human diseases। हमने डिटेल के साथ न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब लास्ट में हम उसका फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन देन ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कराता है। क्रोमोसोम कंटेन अ सेट ऑफ जीन्स होते हैं दैट कंट्रोल द एवरी सिंगल ट्रेट, तो वो सिंगल ट्रेट को हमारे पास कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सच एज ग्रोथ, सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इट हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ये था आपके पास टोटल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हमने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपकी हेल्प हो सके। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।